बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंटी-टेस्ट क्लास। आई एम योर मैथ टीचर प्रोफेसर शाहिद बशीर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमारी सेकेंड ईयर की बुक में बिलोंग करते हैं एक्सरसाइज 4.5 और चैप्टर नंबर 5 को। तो चले आएँ बोर्ड की तरफ चलते हैं और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है। अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन हो तो हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं, या फर्दर क्या प्रॉपर्टीज हैं जो इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, फर्ज करें कि हमें कोई इक्वेशन गिवन है और इक्वेशन को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इस फॉर्म में, यानी कि उस इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे 0 और लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल के कॉम्बिनेशंस बनेंगे उसको हम एफ ऑफ एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही, तो हम ये प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। करना ये होगा कि उसमें मौजूद वेरिएबल x और y को हम tx और ty से रिप्लेस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अगर इस सारे एक्सप्रेशन में से t किसी पावर के साथ कॉमन निकल आए तो हम कहते हैं कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, और वो पावर जिसके साथ ये कॉमन निकलेगा उसको हम उस होमोजीनियस इक्वेशन की डिग्री कहते हैं। तो चले आए एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक फंक्शन जनरेट करते हैं। क्योंकि इक्वालिटी के राइट साइड पे 0 है तो लेफ्ट साइड पे लिखे हुए एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और अब हम ये प्रोसीजर इस पे अप्लाई कर देते हैं। हमें करना ये होगा कि हम x को tx और y को ty से रिप्लेस करेंगे। ऐसा करने से देखें इसमें क्या चेंजेस आती हैं। पहले वेरिएबल में हमने tx, दूसरे में ty लिखा, और राइट हैंड साइड में भी हम यही करेंगे। तो बनेगा tx का होल स्क्वायर माइनस tx इंटू टी वाई प्लस टी वाई होल स्क्वायर। अगला स्टेप आता है सिंप्लीफिकेशन का। तो देखिए, यहां से टी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, ये दोनों में भी टी मल्टीप्लाई हो रहा है तो टी स्क्वायर ही बनेगा जो हम कॉमन निकालेंगे, और यहां से भी टी स्क्वायर कॉमन निकलेगा। इन तीनों एक्सप्रेशन में से जब आप टी स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो बाकी बचता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नोट कीजिए, ये जो एक्सप्रेशन है ये एग्जैक्टली उस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई के बराबर है, जिसको हम पुट करें तो बनता है टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। अब हमारे आंसर को आप कंपेयर करें इसकी लेफ्ट हैंड साइड से। मतलब ये कि जब हमने रिप्लेसमेंट की x को tx से और y को ty से, तो हमारा आंसर आया टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। दिस इज बाय द डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। रिप्लेसमेंट करने के बाद t जिस पावर के साथ बाहर आया वो इस होमोजीनियस इक्वेशन की डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम फाइनल डिसीजन ये देंगे कि ये जो इक्वेशन हमने सपोज की थी ये होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि इसने इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई किया और इसकी डिग्री जो है वो 2 के इक्वल होगी। मोर ओवर स्टूडेंट्स, एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूं कि हमें हर गिवन इक्वेशन को चेक करने के लिए सारा प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। होमोजीनियस इक्वेशन की प्रॉपर्टी ये है कि इसकी हर टर्म की डिग्री सेम होती है। अगर कोई इक्वेशन सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो उसमें इस्तेमाल होने वाले वेरिएबल्स की उसकी टर्म्स जो बनेगी उसकी डिग्री सेम होनी चाहिए। मसलन जब हमने सारा प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद ये चेक किया कि ये इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन 2 वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसकी प्रॉपर्टी से भी हम इसको चेक कर सकते हैं। देखिए, इसकी पहली टर्म की डिग्री है 2, इसकी दूसरी टर्म की डिग्री भी 2 है, और इसकी तीसरी टर्म की डिग्री भी 2 है। क्योंकि इसकी इक्वेशन की हर टर्म की डिग्री 2 है, इसलिए हम कहते हैं कि ये इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन होगी। एक और एग्जांपल की मदद से देखिए, फर्ज करें एक्स वाई क्यूब प्लस वाई रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है और आप देखें ये 4th डिग्री इक्वेशन है। इस इक्वेशन की पहली टर्म की डिग्री 4 बनती है, क्योंकि जब वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो डिग्री देखने के लिए इनकी पावर्स को हम जमा करते हैं, और इसकी अगली टर्म की डिग्री भी 4 बनती है। इस सारी इक्वेशन में क्योंकि इसकी हर टर्म की डिग्री 4 है तो हम कहेंगे कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है 4th डिग्री। बहरहाल इस पर अगर आप इसकी डेफिनेशन अप्लाई करते हैं तो तब इसमें से टी रेज़ टू पावर 4 कॉमन आएगा। जब हमें डायरेक्ट रिजल्ट मिल रहा है इसकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए तो हम डायरेक्ट ही इसको वैल्यूएट करेंगे। एक काउंटर एग्जांपल देखते हैं। अब की बार यहां पे मैं इक्वेशन लिखने लगा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, अब इसमें 3 टर्म्स हैं। एक टर्म की डिग्री 2, दूसरी की डिग्री भी 2, लेकिन कांस्टेंट की डिग्री 0 है। तो दिस इज अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। हमने तो ये कहा था कि इसकी हर टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए, लेकिन ये टर्म है जिसकी डिग्री जो है वो 0 हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी।
इसको मैं जनरलाइज करके बताता हूँ। होमोजीनियस इक्वेशन में जहां हम ये जज करने की कोशिश करते हैं कि उस इक्वेशन की हर टर्म की डिग्री सेम हो, वहां अगर कोई कांस्टेंट अपीयर हो जाए तो कांस्टेंट की डिग्री 0 होने की वजह से वो इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन नहीं होती। इन जनरल ये होता है कि होमोजीनियस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 0 होती है। तो स्टूडेंट एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होमोजीनियस। पूछा जा रहा है कि ये 4 इक्वेशंस दी गई हैं, कौन सी इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। तो डायरेक्ट अप्रोच से देखते हैं। देखिए इसकी डिग्री 2 है, इसमें एक ही टर्म थी और इसकी डिग्री 2 है, इसका मतलब है कि होमोजीनियस इक्वेशन होगी। सी ऑप्शन को देखिए, इसमें 2 टर्म्स थी, फर्स्ट टर्म की डिग्री भी 1 है और दूसरी की डिग्री भी 1 है। क्योंकि इसकी हर टर्म की डिग्री सेम है तो ये भी होमोजीनियस इक्वेशन होगी। लास्ट वन देखिए, इसकी फर्स्ट टर्म की डिग्री 2 है और इसकी सेकंड टर्म की डिग्री भी 2 है, इसका मतलब है ये भी होमोजीनियस इक्वेशन होगी। लेकिन बी ऑप्शन में 2 टर्म्स हैं, पहली टर्म की डिग्री 2 है और दूसरी कांस्टेंट टर्म है जिसकी डिग्री 0 है। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन की तमाम टर्म्स की डिग्री सेम नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि ये इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, मतलब कि ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं जी। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशंस के लिए। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमें अगर ये देखना है कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं, तो हमें ये चेक करना होगा कि इसकी हर टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि इसकी जनरल फॉर्म में कांस्टेंट टर्म अपीयर हो रही होती है तो उसकी डिग्री 0 हो जाएगी, तो ये मुमकिन नहीं होगा कि इसकी हर टर्म की डिग्री सेम हो। मसलन सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जो कि लीनियर इक्वेशन है और a b c कॉन्स्टेंट्स हैं। ये इक्वेशन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म आ रही है। जहां तक पहली टर्म की बात है, इसकी डिग्री 1 थी, दूसरी टर्म की डिग्री 1 थी, लेकिन कांस्टेंट की डिग्री 0 थी। तीनों टर्म्स की डिग्री सेम ना होने की वजह से हम इसको नॉन होमोजीनियस कहते हैं। अगर हम इस पे ऐसी कंडीशन अप्लाई करना चाहें कि ये होमोजीनियस बन जाए तो वो कंडीशन होगी c इक्वल टू 0। मतलब अगर ये सवाल पूछा जाता है कि अंडर व्हाट कंडीशन द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ होमोजीनियस इक्वेशन, देन वी विल से पुट c इक्वल्स टू 0। यही बात इसके सेकंड पार्ट में कही जा रही है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by इक्वल टू 0 in 2 variables x and y is called homogeneous equation of the line where a b are constants। और आप देखिए यहाँ पे c को 0 पुट कर दिया गया। स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन पे बात करने के बाद अब हम बात करेंगे सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में जितनी टर्म्स अपीयर होंगी वो डिग्री 2 के साथ होंगी। फॉर एग्जांपल डिग्री 2 के साथ तमाम पॉसिबिलिटीज क्या बनती हैं कि x की पावर 2, y रेज़ टू पावर 2 और xy इस टर्म की भी डिग्री 2 होगी और कांस्टेंट टर्म 0 होनी चाहिए। ये जनरल फॉर्म कहलाती है सेकंड डिग्री होमोजीनियस इन 2 वेरिएबल्स की। अगर फर्ज करें इसमें एक टर्म हम ऐड कर देते हैं cx, तो आप देखें इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, तो तमाम टर्म्स की डिग्री सेम नहीं रहेगी, तो यही टर्म्स होंगी, इसके अलावा कोई और टर्म ऐड नहीं हो सकती इसकी जनरल फॉर्म में। इसको हम याद कर लेंगे क्योंकि हमारे अगले आने वाले तमाम टॉपिक्स इस जनरल फॉर्म पे डिपेंड कर रहे हैं। तो हमने ये याद करना है कि सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज गिवन बाय दिस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इसकी हर टर्म की डिग्री 2 होगी और इसमें जो वेरिएबल अपीयर हो रहे हैं वो x स्क्वायर, xy और y स्क्वायर हैं। a h b ये कॉन्स्टेंट्स होंगे, ये रियल नंबर्स होंगे और नॉट साइमल्टेनियसली 0, क्योंकि अगर आप इनको 0 पुट करते हैं तो 0 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। अगर आप a और h को 0 पुट करें तो y स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन की डेफिनेशन पे पूरा उतर रही है, तो उसको हम कहेंगे वो होमोजीनियस इक्वेशन है। ये तीनों कॉन्स्टेंट्स इकट्ठे यानी कि साइमल्टेनियसली 0 नहीं होने चाहिए। बहरहाल एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। नंबर 1 पे आप देखिए, नंबर 1 में जो इक्वेशन लिखी हुई है इसकी फर्स्ट टर्म की डिग्री 2 है, सेकंड टर्म की डिग्री भी 2 है, लेकिन क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म आ रही है जिसकी डिग्री 0 है तो ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं होती, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन में हर टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। अब इस पर आ जाइए, इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 2 है, लेकिन इसकी डिग्री 1 होने की वजह से दिस इज अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, तो ये भी होमोजीनियस इक्वेशन नहीं हो सकती। ये जो पैराबोला की इक्वेशन है इसमें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 1 है, तो ये भी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट नहीं हो रही। वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन। आप ये देखिए इसकी एक ही टर्म है और इसकी डिग्री 2 होगी, तो हम कहेंगे कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है,
इन टू वेरिएबल्स ऑफ सेकंड डिग्री। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच रिप्रेजेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज पे हम बात करने लगे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि होमोजीनियस इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म हमने पढ़ी है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स याद रखिए कि ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है ये दो स्ट्रेट लाइंस को जनरेट करती है और हमें सवाल पूछा जाएगा कि इसकी जो दो स्ट्रेट लाइंस जनरेट होती है उनकी इक्वेशन फाइंड करें। इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको क्वाड्रेटिक इन x बनाकर सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको क्वाड्रेटिक इन y बना के सॉल्व कर सकते हैं। अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो तो इसके मिड टर्म ब्रेक करते हुए इसके फैक्टर्स बनाते हुए हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन टू लीनियर इक्वेशन। बहरहाल यहां पर मैंने एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया है। जब आप इसको क्वाड्रेटिक इन सम वेरिएबल बना लेते हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा। इस एक्सप्रेशन को गौर कीजिए और इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए हम फर्दर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने लगे हैं। स्टूडेंट्स बोथ स्ट्रेट लाइंस पास थ्रू ओरिजिन। जाहिर बात है कि अगर आप इस इक्वेशन पे गौर कीजिए तो ये इक्वेशन 0,0 को सेटिस्फाई कर रही है। मैं एक दफा फिर बता दूं कि जो हमने होमोजीनियस इक्वेशन डिफाइन की है, अगर आप इसमें x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करें तो लेफ्ट और राइट का आंसर बराबर आ रहा है। लेफ्ट साइड पे सारी टर्म 0 हो जाएंगी और राइट साइड पे भी 0 आ जाएगा। क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन ओरिजिन से पास कर रही है तो इससे बनने वाली जो दो स्ट्रेट लाइंस होंगी वो भी ओरिजिन से पास होंगी। तभी आप देखिए जब इस इक्वेशन में x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करते हैं तो इक्वालिटी होल्ड करती है। तो फिर हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी? हमने ये पढ़ा कि जब हम सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन से दो स्ट्रेट लाइंस जनरेट करेंगे तो वो दोनों स्ट्रेट लाइंस ओरिजिन से पास करेंगी। अगली प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। यहां पर वो इन लाइंस की नेचर के बारे में बता रहा है। लाइंस की नेचर पे बात इस तरह से करते हैं कि देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख रहा हूं x² माइनस y² इक्वल टू 0। तो क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है? यस इट इज, क्योंकि फर्स्ट टर्म की डिग्री भी 2 है और सेकंड टर्म की डिग्री भी 2 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि क्लेम किया गया कि ये दो स्ट्रेट लाइंस जनरेट करेगी तो हम दो स्ट्रेट लाइंस बनाते हैं। वो कैसे बनाएंगे? इसकी फैक्टराइजेशन कर लीजिए। x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। और जब इसको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास दो क्वेश्चंस बन गई, x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 0। आपने देखा कि जो दोनों लाइंस बनी हैं ये दोनों रियल हैं, इनमें आयोटा नहीं आ रहा और डिस्टिंक्ट भी हैं, यानी कि सेम नहीं है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं, x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर आप इसका स्क्वायर ओपन करें तो इसकी टर्म्स बनेंगी x² माइनस 2xy प्लस y² इक्वल टू 0। तो नोट कीजिए ये भी सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है क्योंकि इसकी तीनों टर्म्स की डिग्री 2 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए जब आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 तो आपके दो सेम आंसर्स आएंगे, एक x माइनस वाई इक्वल टू 0 और दूसरा भी x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो मतलब ये हुआ कि इस सूरत में जो दो लाइंस बनी वो रियल और कोइंसिडेंट यानी कि सेम बनी। तीसरी कैटेगरी डिस्कस करते हैं, x² प्लस y² इक्वल टू 0। आप नोट कीजिए ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है सेकंड डिग्री की, लेकिन जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो y² की वैल्यू माइनस x² आती है और स्क्वायर रूट लेने की वजह से यहाँ पे आयोटा अपीयर हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा x। अब की बात जब इस होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन टू वेरिएबल्स को हमने सॉल्व किया तो जो हमारे आंसर आए वो रियल नहीं आए, यानी कि इमेजिनरी आंसर्स आए और लाइंस भी डिस्टिंक्ट बनी। आप फर्दर ये भी चेक करें कि ये 0,0 को सेटिस्फाई भी कर रहा है। बहरहाल यहाँ हमें पता चला कि जब भी हम सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करके दो स्ट्रेट लाइंस जनरेट करते हैं तो वो डिफरेंट नेचर्स की हो सकती हैं। हो सकता है वो रियल और डिस्टिंक्ट हो सकता है वो रियल और इक्वल यानी कि कोइंसिडेंट हो, या वो इमेजिनरी लाइंस हो जाएं। इस पर हमने कंडीशन अप्लाई की और ये रिजल्ट्स हमने निकाले। नोट कीजिए जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं तो वो फैक्टर जो स्क्वायर रूट के अंदर आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइंस की नेचर डिसाइड करने में। अगर h² माइनस ab का आंसर 0 आ जाए तो किसी नंबर में 0 प्लस या माइनस करने से आंसर सेम आएगा, तो तभी हम कहते हैं कि जब h² माइनस ab 0 होगा तो लाइंस रियल के साथ साथ कोइंसिडेंट यानी कि सेम होंगी। अगर h² माइनस ab का आंसर पॉजिटिव आए तो आयोटा नहीं बनेगा, रियल आंसर आएगा। तो प्लस और माइनस के साथ दो डिफरेंट आंसर आएंगे, तो तभी हम कहते हैं कि जब h² माइनस ab का आंसर ग्रेटर देन 0 होगा तो जो दो लाइंस बनेंगी वो रियल और डिस्टिंक्ट बनेगी। और थर्ड केस में अगर h² माइनस ab का आंसर नेगेटिव आ जाए तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आने से ये इमेजिनरी हो जाएगा और जो लाइंस बनेंगी वो इमेजिनरी लाइंस बनेंगी। स्टूडेंट्स नोट कीजिए कि एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। हमें कोई भी जनरल फॉर्म सेकंड डिग्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स गिवन हो
और हमसे पूछा जाए कि बताइए कि जो लाइंस बन रही है उनकी नेचर क्या है, तो हमें लाइंस फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हम इस कंडीशन को अप्लाई करके डायरेक्ट बता सकते हैं उन लाइंस की नेचर क्या है। आपने करना क्या होगा, उस जर्नल फॉर्म में से ए, एच और बी की वैल्यूज निकालनी है। वो कैसे निकालनी है, अगर आपको x का कोएफिशिएंट 1 गिवन है तो आप उसको a से कंपेयर करके a की वैल्यू निकाल लेंगे, x y के कोएफिशिएंट को कंपेयर करके आप 2h से h की वैल्यू निकालेंगे और y के कोएफिशिएंट को हम b से कंपेयर करके b की वैल्यू निकालेंगे। h, a और b की वैल्यूज निकालने के बाद जब आप फॉर्मूलाज में पुट किया करेंगे तो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। अगर आपसे डिमांड किया जा रहा है कि लाइंस की इक्वेशन फाइंड करें तो आप इस रिजल्ट का इस्तेमाल कर लें, और अगर लाइंस की नेचर के बारे में पूछा जा रहा है तो इस एक्सप्रेशन को आप याद रखेंगे, इससे रेलिवेंट हम आगे जाके क्वेश्चंस भी करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ ये जो नोट लिखा जा रहा है इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इमेजिनरी लाइंस पास थ्रू ओरिजिन। देखिए ये हमने इमेजिनरी लाइंस फाइंड की थी, लेकिन 0,0 जो कि रियल पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x और y की जगह जब हम 0, 0 पुट करते हैं तो इसकी इक्वालिटी होल्ड कर रही है। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कहा जा रहा है लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर, यानी कि यहां से इस होमोजीनियस इक्वेशन से जो लाइंस बन रही हैं उन लाइंस की नेचर क्या होगी। तो नेचर बताने के लिए हमने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना है। तो कंपैरिजन कीजिए, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट b होता है तो b की वैल्यू 1 आ गई, और h की वैल्यू आती है 1/2। आप नोट कीजिए जब आप इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, मैं यहां पुट कर रहा हूं h स्क्वायर माइनस ab, तो h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/4, ab 1 और bb 1। हम क्लियरली देख सकते हैं कि 1/4 माइनस 1 का आंसर -3/4 आता है, यानी आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो हमने कहा था कि जो लाइंस बन रही हैं उनकी नेचर ये होगी कि वो इमेजिनरी होंगी, तो सी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे कि सी ऑप्शन इज इट्स करेक्ट आंसर। तो अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि जब भी हमें कोई होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री गिवन हो और वो दो स्ट्रेट लाइंस जनरेट कर दे तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो हम किस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला है जो आपके सामने लिखा हुआ है, tan थीटा इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस ab ओवर a प्लस b। ये जितने फॉर्मूलाज हम पढ़ रहे हैं इसमें इस्तेमाल होने वाले कॉन्स्टेंट्स 3 हैं, a, b और h। ये तीनों कॉन्स्टेंट्स हमारे पास कहां से आएंगे, जो इक्वेशन सेकंड डिग्री होमोजीनियस हमें गिवन होगी उसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें a की वैल्यू बताएगा, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें b की वैल्यू बताएगा, और 2h जो है वो xy का कोएफिशिएंट होगा। जब हम a, b और h की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे तो रेलिवेंट फॉर्मूला लगाने के बाद हम अपने आंसर को वैल्यूएट कर सकते हैं। बहरहाल अभी हमने ये याद किया कि जब हमारे पास सेकंड डिग्री होमोजीनियस से दो स्ट्रेट लाइंस बनेगी उनके दरमियान बनने वाले एंगल को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हमने इस्तेमाल करना है वो क्या है, tan थीटा इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस ab ओवर a प्लस b। इस फॉर्मूले पे फर्दर कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं। नोट कीजिए कि अगर इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाए यानी a प्लस b की जगह 0 पुट करें तो tan थीटा इन्फिनिटी हो जाता है। वो कौन सा एंगल है जिसपे tan अनडिफाइंड होता है, वो 90 डिग्री। इसका मतलब है कि लाइंस परपेंडिकुलर होंगी अगर a प्लस b जो है वो 0 के बराबर हो जाए। ये डायरेक्टली भी होल्ड करेगा और कन्वर्सली भी होल्ड करेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि a प्लस b 0 होने का मतलब ये है कि x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट का सम 0 हो जाए। एक क्वेश्चन देखते हैं। फर्ज कीजिए एक सवाल है x स्क्वायर और इसके साथ मैं यहां पे एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 2 xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। और मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि बताइए कि इससे जो दो स्ट्रेट लाइंस बनेंगी उनके दरमियान एंगल क्या होगा। अब इससे दो स्ट्रेट लाइंस बनाना विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने जो x y का कोएफिशिएंट लिखा है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिखा है। तो अगर आप h, a और b की वैल्यूज पुट करते हैं तो ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप ये प्रॉपर्टी ज़हन में रखेंगे तो प्रॉपर्टी में कहा गया था कि अगर a और b का सम 0 हो जाए तो लाइंस परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सप्रेशन में तो इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, इसका कोएफिशिएंट a 1 है, इसका कोएफिशिएंट b -1 है। क्योंकि नजर आ रहा है कि a प्लस b 0 है तो हम डायरेक्ट आंसर देंगे कि इससे जो दो स्ट्रेट लाइंस जनरेट होंगी उनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। बहरहाल इसकी अगली प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। अगर इसके न्यूमरेटर में लिखा एक्सप्रेशन 0 हो जाए, मतलब h स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू 0 हो जाए तो लाइंस को इंसिडेंट यानी कि सेम होती हैं। जाहिर बात है जब आप h स्क्वायर माइनस ab की जगह 0 पुट करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो वो कौन सा एंगल है जिसमें tan 0 होता है, वो 0। इसका मतलब है कि 0 डिग्री पर इसकी वैल्यू 0 हो रही है, जो लाइंस बन रही हैं वो सेम होंगी और कोइंसिडेंट होंगी। एक क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन आर रियल। वो डिमांड ये कर रहा है कि हमें रियल लाइंस चाहिए, आप बताएं k की वैल्यू क्या होगी।
अब रियल लाइंस के लिए हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी कि वो जो डिस्क्रिमिनेंट है एच स्क्वायर माइनस ए बी वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब ये है कि हमें एच स्क्वायर माइनस ए बी को ग्रेटर देन 0 पुट करना है। ऐसा करने के लिए हमें ए बी और एच की वैल्यूज चाहिए जो इसके कंपैरिजन में हम निकालेंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है तो इसका मतलब है ए की वैल्यू हमें मिल गई के, 2h की वैल्यू मिल गई 2, क्योंकि एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट होता है वो 2h होता है। यहां से h की वैल्यू आ गई 1। अब तीसरी वैल्यू चाहिए हमें c की, तीसरी वैल्यू हमें चाहिए b की, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1। इन तीनों वैल्यूज को अब आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। दिस विल इंप्लाइज दैट h का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, a की वैल्यू k निकली है और b की वैल्यू -1 है, और कंडीशन ये है कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 1 प्लस k ग्रेटर देन 0 मीन्स k इज ग्रेटर देन -1। तो ये वो k की कंडीशन है जिस पर जो लाइंस बन रही है वो रियल लाइंस है, और ये कंडीशन जो है वो ऑप्शन नंबर ए में लिखी हुई है। स्टूडेंट्स अब इसकी कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। हमने जब ये क्लेम किया कि होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है तो लाइंस की स्लोप भी होगी। स्लोप फाइंड करने का मेथड ये है कि आप पहले वो दो स्ट्रेट लाइंस फाइंड कर लें और आप स्लोप जो है वो डेरिवेटिव से भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये लीनियर लाइंस होंगी तो -a/b का फॉर्मूला लगा के भी आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं, या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से या y = mx + c फॉर्म से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें करना ये है कि जब हम दोनों स्लोप्स फाइंड करते हैं उसके बाद उनको सम और उनको मल्टीप्लाई करके सम ऑफ द स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप भी फाइंड किया जा सकता है। बहरहाल यहाँ पर हम एक फॉर्मूला पढ़ने लगे हैं कि बजाय कि हम ये करें कि उसे दो स्ट्रेट लाइंस जनरेट करें और उनकी स्लोप्स फाइंड करके उनको सम और मल्टीप्लाई करें, हम डायरेक्ट इस अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए सम ऑफ द स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप फाइंड कर सकते हैं। मसलन हमें बताया जा रहा है कि दो स्ट्रेट लाइंस जो जनरेट होंगी उनकी स्लोप्स का सम होगा -2h/b। आपने देखा कि ये फॉर्मूला भी b, h और a पे ही डिपेंडेंट है। अगर वो लाइंस जो हमने बनाई हैं उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है तो हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो a/b का करेंगे, और अगर हमें डिफरेंस फाइंड करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ये क्वेश्चन देखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन इज -6। a की किस वैल्यू के लिए इससे बनने वाली दो लाइंस की जो स्लोप्स होंगी उनका प्रोडक्ट -6 होगा। स्टूडेंट्स यहां पर हम ये नहीं करेंगे कि पहले से दो स्ट्रेट लाइंस जनरेट करें, उनकी स्लोप्स फाइंड करें, उनका प्रोडक्ट जो है वो -6 के इक्वल लिखें और वहां से वैल्यू निकालें। हम इसको शॉर्टली सॉल्व करेंगे इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की। जो दो स्ट्रेट लाइंस बन रही हैं इनका प्रोडक्ट a/b के बराबर है, तो हम ये करेंगे कि इनके प्रोडक्ट को a/b के बराबर लिख देते हैं। मतलब m1 m2 इक्वल्स टू a होता है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, इसमें एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट भी a ही है तो उसकी जगह हम a ही पुट कर देते हैं। नीचे आ रहा है b होता है y स्क्वायर कोएफिशिएंट, इस सवाल में y स्क्वायर कोएफिशिएंट -6 है तो उसकी जगह -6 पुट कर दिया। उसने कहा था कि स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -6 के बराबर आया, तो हमने स्लोप्स का जो प्रोडक्ट फाइंड किया है उसको -6 के बराबर लिख लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो a की वैल्यू आ जाएगी 36 और 36 इसकी ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। तो स्टूडेंट्स हमने अभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा उसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। हमने ये सीखा कि सेकंड डिग्री होमोजीनियस इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स टू स्ट्रेट लाइंस। फिर हमने बात की कि अगर ये दो स्ट्रेट लाइंस जनरेट करती है तो उनकी नेचर क्या होगी, किन कंडीशंस पर ये स्ट्रेट लाइंस जो है ये रियल और कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकती हैं, रियल इमेजिनरी हो सकती हैं या रियल डिस्टिंक्ट हो सकती हैं। फिर हमने कहा कि अगर ये दो स्ट्रेट लाइंस जनरेट हो रही हैं तो इनके दरमियान कोई एंगल भी बनेगा। ये एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, वो फॉर्मूला हमने पढ़ा tan θ = 2√h² - ab / a + b। फिर इस फॉर्मूले पे हमने फर्दर कंडीशन लगाई। हमने देखा कि अगर a + b 0 हो जाए तो फिर ये tan θ की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी और वो एंगल्स परपेंडिकुलर आ जाएगा, यानी कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएंगी। अगर h² - ab 0 हो जाए तो इसका मतलब है कि लाइंस के दरमियान एंगल जो है सेम है, वो लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस कहलाएंगी। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं जॉइंट इक्वेशन पर। स्टूडेंट्स जब भी हमें सिस्टम गिवन होता है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का तो हम उससे दो स्ट्रेट लाइंस जनरेट करते हैं। अगर इस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया जाए तो हमारे पास जॉइंट इक्वेशन आ जाती है। फॉर एग्जांपल इससे पहले हमने ये देखा था कि x² - y² = 0 होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन टू वेरिएबल है, तो हम इसे दो स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं। और वो कैसे बनाएंगे, हम इसको लिखेंगे x + y into x - y = 0 and further we have x + y = 0 and x - y = 0। तो हमने ये दो स्ट्रेट लाइंस जनरेट की इस होमोजीनियस इक्वेशन से।
अब हम इसका कन्वर्स करने लगे हैं। अगर हमें दो लाइंस गिवन हो तो हम इनको ज्वाइंट करके इनसे इक्वेशन बना सकते हैं सेकंड डिग्री होमोजीनियस। फॉर एग्जांपल जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई होके x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 बन जाएगा, जो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर देगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसी से रेलिवेंट एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कहा जा रहा है कि ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करनी है इन दो लाइंस की। याद रखिए कि जब आपने दो लीनियर इक्वेशन से ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करनी है तो उनके राइट साइड पे 0 होना चाहिए, वो होनी चाहिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो इसके लिए जब इसको लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे तो ये बनेगा y माइनस एक्स इक्वल टू 0। जब ये लेफ्ट साइड पर आएगा तो ये बनेगा y प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब इनको ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के लिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, जिसको आप लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये वाला एक्सप्रेशन तो इसमें से किसी फॉर्म में नजर नहीं आ रहा, हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट लेने के लिए दोनों तरफ प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट वेरिएबल पर प्लस माइनस के साथ अपीयर होता है, और इसको हम मॉड की फॉर्म में वाई मॉड और एक्स मॉड लिख सकते हैं। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। तो आपने देखा कि जिस तरह से गिवन सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन या एक होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से आप लाइंस जनरेट करते हैं तो उन लाइंस को ज्वाइन करके आप एक्चुअल इक्वेशन भी जनरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम ये सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन थ्री कोलिनियर लाइंस। जब हमें कोई तीन लाइंस गिवन होती हैं तो वो तीनों लाइंस अगर नॉन कोलिनियर हो तो वो एक ट्राइंगल जनरेट करती हैं, तो उनका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। एज अ स्पेशल केस हम ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने लगे हैं जिनमें हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस भी इन लाइंस में शामिल हो जाएंगे। ये जो लाइन की इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, सबसे पहले ये लाइन हम स्केच करेंगे। y एक्सिस और x एक्सिस में इस लाइन को स्केच करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए। वो पॉइंट फाइंड करने के लिए पहले जब आप x को 0 पुट करते हैं तो 0 पुट करने के बाद y की वैल्यू 2 आती है, तो पहला पॉइंट बना 0,2। अब दूसरा पॉइंट फाइंड करने के लिए जब आप y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 आती है, तो वो पॉइंट बना 2,0। इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे मार्क करते हैं। ये पॉइंट जब हम मार्क करेंगे 0,2 तो x0 और y2 ये पॉइंट यहाँ मार्क होता है। सपोज करें ये पॉइंट a है तो हम यहाँ पे a लिख देते हैं। इसी तरह से जो दूसरा पॉइंट हमने फाइंड किया 2,0, इसको हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये x एक्सिस पर 2 यूनिट्स राइट फ्रॉम ओरिजिन जो है वो स्केच होगा। तो ये पॉइंट बना 2,0 जिसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट बी से रिप्रेजेंट होंगे। अब इन दोनों को ज्वाइन करके जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, आप देखें ये स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ मिलकर एक ट्राइंगल बना रही है। और अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना है तो एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हमें बेस की लेंथ चाहिए और हाइट चाहिए। आप इन कोऑर्डिनेट से देखेंगे ये डिस्टेंस 2 है और ये डिस्टेंस भी 2 है, तो जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 2 स्क्वायर यूनिट्स बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर इसकी ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5 के टॉपिक्स। उसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, तो हमारा टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स जब भी हम किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री हमें बताती है कि इसके कितने आंसर्स आएंगे। लेकिन जब हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं तो हमारे आंसर इंटरवल्स की शक्ल में होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसका आंसर आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मीन्स ऑल रियल नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी कि ये एक इंटरवल की शक्ल में बनेगा 5 टू इंफिनिटी। तो जब हम इनइक्वालिटी या सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो हमारे आंसर्स इंटरवल्स की शक्ल में आते हैं। और आज हम ये सीख रहे हैं कि हम इनका ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि हमारे प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये लाइंस ड्रॉ करने के बाद हम शेडेड एरिया करके बताएंगे कि इस शेडेड एरिया में से कोई भी पॉइंट पिक कर लें तो वो हमारे गिवन सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं और इसके स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले देखिए कुछ डेफिनेशन। लीनियर इनइक्वालिटी को हम इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। अ लीनियर इनइक्वालिटी इन x एंड y इज वन ऑफ द फॉर्म। ये जो 4 फॉर्म्स दी हुई हैं, इन चारों में से किसी एक फॉर्म में हम लीनियर इनइक्वालिटी को लिख सकते हैं। देखें लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमने पढ़ी थी ax प्लस by इक्वल टू c। अब इस इक्वालिटी को अगर हमने इनइक्वालिटी में ट्रांसफॉर्म करना है तो स्टूडेंट्स ये जो इनइक्वालिटी होती है ये 4 फॉर्म से रिप्रेजेंट होती है, लेस देन,
ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आप देखें इन चारों केसेस में हमने चारों टाइप्स की इनइक्वालिटीज इंट्रोड्यूस करवाई, तो ये 4 पॉसिबल केसेस बन गए। तो हमारी इनइक्वालिटीज में ये 2 इनइक्वालिटीज लेस और ग्रेटर के साथ हैं और ये लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ हैं। फर्दर ये कहा जा रहा है कि ए और बी साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होने चाहिए। इनमें से कोई एक जीरो हो सकता है लेकिन दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। अगर कोई एक जीरो हो या दोनों ही जीरो ना हो तो फर्दर ये कौन सी फॉर्म लेते हैं उस पर हम डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट्स, एसोसिएटेड इक्वेशन में हम ये करते हैं कि इनइक्वालिटी को इक्वालिटी से रिप्लेस करते हैं। जब भी हमें गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करना होता है तो सबसे पहले हम उसकी लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसको बाउंड्री लाइन भी कहा जाता है। इसे हम एसोसिएटेड इक्वेशन भी कहते हैं या इसको कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी कहा जाता है। जब हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारा शेडेड एरिया या इस लाइन के अबव या बिलो होता है या लेफ्ट और राइट, इस पर हम फर्दर बाद में बात करते हैं। लेकिन जैसे कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि जो 4 इनइक्वालिटीज हैं इनमें ए और बी पे क्या कंडीशन होती है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। नंबर 1, अगर ए जीरो नहीं है और बी भी जीरो नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारी इक्वेशन में दोनों वेरिएबल अपीयर होंगे। तो मतलब ये कि इंक्लाइंड इक्वेशन होगी। जो इंक्लाइंड लाइन की इक्वेशन होती है वो हमारे प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम को जिन 2 हिस्सों में डिवाइड करती है उनमें अपर और लोअर हाफ रीजन आता है, यानी कि अपर और लोअर हाफ इक्वल प्लेन्स में इसको डिवाइड कर देगा। अगर हम इस इक्वेशन में से किसी एक को जीरो कर दें, फॉर एग्जाम्पल अगर ए जीरो ना हो और बी जीरो हो जाए तो स्टूडेंट्स बी के जीरो होने की वजह से इस लाइन पे गौर कीजिए, आपकी इक्वेशन में सिर्फ वेरिएबल एक्स अपीयर हो जाएगा। ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ वेरिएबल एक्स आ रहा हो तो वो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है। और अगर आप कहीं भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वर्टिकल लाइन हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेफ्ट और राइट हाफ प्लेन में डिवाइड करती है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ए जीरो हो जाए और बी जीरो ना हो। आप नोट कीजिए कि अगर ए जीरो हो और बी जीरो ना हो तो आपकी इक्वेशन में वाई बचेगा, और जिस इक्वेशन में वाई आ रहा हो वो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होती है। और स्टूडेंट्स, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारे प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम को अपर और लोअर हाफ प्लेन में डिवाइड करती है। तो अभी तक हमने ये सीखा कि अगर हमें कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन हो तो हम उसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। बहुत आसान है, उसकी इनइक्वालिटी को रिप्लेस कर देते हैं हम इक्वालिटी के साथ, तो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन आ जाती है। फर्दर हमने ये सीखा कि जब इसको ड्रॉ करने के लिए हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं तो ये जो एसोसिएटेड इक्वेशन की लाइन है ये हमारे प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम को किन 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। अगर ये वर्टिकल लाइन होगी तो लेफ्ट और राइट हाफ प्लेन्स में डिवाइड करेगी, और अगर ये नॉन वर्टिकल लाइन होगी तो हमारे पास जो रीजन्स बनेंगे वो अपर और लोअर हाफ रीजन्स या अपर और लोअर हाफ प्लेन्स बनेंगे। तो चलें अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं और इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल की मदद से कुछ डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल इस तरह से है कि हम एक सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज कंसीडर करने लगे हैं, जिसकी पहली इनइक्वालिटी है 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 6 और दूसरी इनइक्वालिटी हम सपोज कर रहे हैं x + 2y लेस देन इक्वल टू 4। अब हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट पहला स्टेप ये होता है कि हमने इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी होती है। इन इक्वालिटी को रिप्लेस करेंगे इक्वालिटी से, तो जो पहली एसोसिएटेड इक्वेशन आ रही है उसको हम L1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी तरह से सेकंड इनइक्वालिटी में हम इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास दूसरी एसोसिएटेड इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों एसोसिएटेड इक्वेशन से हमने दो पॉइंट्स फाइंड करने हैं, क्योंकि ये बाउंड्री लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम हर लाइन पर 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ऐसा करने के लिए स्टूडेंट्स इंटरसेप्ट्स का इस्तेमाल करें। अगर आप x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू -2 आती है। पहला पॉइंट a, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, -2। अब अगर आप यहाँ पे y को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 3 आती है। तो y को 0 पुट करने से x की वैल्यू 3 आई, इसका मतलब है b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3,0। फर्दर हम लाइन L2 की तरफ चलते हैं और ये जो हमने लाइन लिखी है ये इस इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन है। इसमें जब आप x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आती है और y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी। इसका मतलब है कि इसके जो 2 पॉइंट्स बनेंगे, एक 0,2 और दूसरा 4,0। जब भी गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी की हम एसोसिएटेड इक्वेशंस फाइंड करने के बाद उन पर 2 पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं तो अगला स्टेप होता है कि हम XY प्लेन में जाकर इन लाइंस को ड्रॉ कर दें। तो पहली लाइन हम ड्रॉ करते हैं जिसको हमने L1 से रिप्रेजेंट किया था, और इसको ड्रॉ करने के लिए इन 2 कोऑर्डिनेट्स का हम इस्तेमाल करेंगे। कोऑर्डिनेट A 0,-2 तो ये यहाँ पे मार्क होगा, और कोऑर्डिनेट B 3,0 ये 3 यूनिट डिस्टेंस कवर करेगा टुवर्ड्स x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, और इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 3,0।
इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनाई वो L1 थी। इसी तरह से जो लाइन L2 हम बनाएंगे उसमें हम इन दो पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे। एक पॉइंट 0,2 ये पॉइंट बनता है और 4,0 1 2 3 4 ये पॉइंट बनेगा। P और Q को ज्वाइन करके हमने दूसरी लाइन बना दी। स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइंस ड्रॉ करने के बाद अब हमने देखना है कि हमें शेडिंग कहाँ करनी है। अब की बार जब हम ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करने जा रहे हैं तो हमने जो आंसर देना है वो शेडिंग करके देना है। अदरवाइज जब हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं तो इंटरवल्स की फॉर्म में हम आंसर दिया करते हैं। अब हमने ये डिसाइड करना है कि जब हमने लाइन L1 ड्रॉ की तो इसने हमारे प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अपर और लोअर हाफ प्लेन में। तो हमें शेडिंग किस तरफ करनी है उसके लिए हम एक टेस्ट पॉइंट लेते हैं और यूजुअली जो टेस्ट पॉइंट है वो ओरिजिन लिया जाता है। अगर हम टेस्ट पॉइंट ओरिजिन लेते हैं तो आप देखिए कि पहली इनइक्वालिटी के लिए जब आप x और y की जगह 0 0 पुट करते हैं तो 0 6 से लेस है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्योंकि टेस्ट पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो इस लाइन L1 के लिए शेडिंग टूवर्ड्स ओरिजिन होगी। ये पॉइंट ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस लाइन की शेडिंग हम अबव द लाइन करेंगे, यानी कि अपर हाफ प्लेन इसका आंसर आएगा। इसी तरह से दूसरी इनइक्वालिटी को देखिए, इसमें भी अगर आप टेस्ट पॉइंट पुट करते हैं x और y की जगह 0 0 तो 0 लेस देन 4 होता है, वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि लाइन L2 के लिए भी कंडीशन हुई कि टूवर्ड्स ओरिजिन शेडिंग होगी। तो इस पे एरो की मदद से हम दिखा देते हैं कि इसकी शेडिंग नीचे की तरफ होगी। अगर इन दोनों सिस्टम की हमने कंबाइन शेडिंग करनी हो तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई उसके मुताबिक इस लाइन के नीचे और इस लाइन के अबव हम शेडिंग करेंगे तो ये सारा एरिया इसका शेडेड एरिया बनेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, इस पर हम कुछ फर्दर कंडीशंस भी लगाते हैं। देखिए, जब हमने L1 लाइन ड्रॉ की और इनइक्वालिटी थी लेस देन इक्वल टू 6 और ओरिजिन यानी कि टेस्ट पॉइंट इसको सेटिस्फाई किया तो हमने डिसाइड किया कि इसका शेडेड एरिया अपर हाफ प्लेन होगा। अपर हाफ प्लेन में अब हम ये देखते हैं कि क्लोज्ड हाफ प्लेन या ओपन हाफ प्लेन क्या होगा। अगर इस इनइक्वालिटी में इक्वालिटी इस्तेमाल हो रही हो तो वो क्लोज्ड हाफ प्लेन होता है। अगर सवाल की इनइक्वालिटी विदाउट इक्वल साइन होती तो ये ओपन हाफ प्लेन होता। ये वैसे ही है जैसे हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल्स होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि x ग्रेटर देन 2 को इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो 2 से इन्फिनिटी तक आप ओपन इंटरवल लिखते हैं और अगर मैं यहाँ इक्वालिटी इस्तेमाल करूं तो आप इसको क्लोज कर देंगे। इसी तरह से जो इनइक्वालिटी हमें गिवन है वो इक्वल साइन के साथ है तो जो हमारा शेडेड एरिया बनेगा, जो हाफ प्लेन बनेगा, वो क्लोज्ड हाफ प्लेन बनेगा। और अगर ये इनइक्वालिटी इंक्लूडेड नहीं है तो उस सूरत में जो प्लेन बनेगा वो ओपन हाफ प्लेन बनेगा। मोर ओवर, यहाँ पर एक दो हम और डिस्कशंस भी करने लगे हैं। स्टूडेंट्स, जब हमने ग्राफ स्केच कर लिया और ये डिसाइड कर लिया कि हमारा शेडेड एरिया क्या होगा तो हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले जब हमने स्केचिंग की उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया कि ओपन हाफ प्लेन क्या होगा और इस डिस्कशन में हमने कहा कि अगर इक्वालिटी होगी तो क्लोज और अगर उस इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन नहीं आ रहा होगा तो वो ओपन इंटरवल होगा। टेस्ट पॉइंट हमने देखा कि ये चेक किया जाता है ये डिसाइड करने के लिए कि शेडिंग किस तरफ होगी। फीजिबल रीजन, जब हम शेडिंग कर रहे होते हैं तो अगर रिस्ट्रिक्शन हो कि जो शेडिंग पहले क्वाड्रेंट तक की जाएगी तो उस रीजन को हम कहते हैं फीजिबल रीजन। यानी कि फीजिबल रीजन में हम बाउंड होते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेडिंग करनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेडिंग करने के लिए फर्दर इनइक्वालिटीज पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं वो ये होती हैं कि x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों कंडीशंस की वजह से हम पहले क्वाड्रेंट तक बाउंड होते हैं और पहले क्वाड्रेंट से रखते हुए जो हम शेडिंग करते हैं उसको हम फीजिबल रीजन कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब ये जो आपको शेडिंग करके मैंने फीजिबल रीजन बताया, इस फीजिबल रीजन का हर पॉइंट फीजिबल सॉल्यूशन कहलाता है और तमाम पॉइंट्स का सेट बना दिया जाए तो उसको हम फीजिबल सॉल्यूशन सेट कहते हैं। तो यहाँ पर हमने तीन बातें पढ़ी। अगर हम अपनी शेडिंग को फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो ये फीजिबल रीजन कहलाएगा। फीजिबल रीजन का हर पॉइंट फीजिबल सॉल्यूशन कहलाता है और फीजिबल सॉल्यूशंस का जो सेट होता है उसको हम फीजिबल सॉल्यूशन सेट कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स, जब हमने फीजिबल रीजन बना लिया तो फीजिबल रीजन में जो लीनियर इनइक्वालिटीज की एसोसिएटेड इक्वेशंस थी वो जिन जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो इनके वर्टिसेस बन रहे हैं, उनको हम कॉर्नर कहते हैं। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये 4 कॉर्नर्स बन रहे हैं। एक कॉर्नर पॉइंट को हमने B कहा था, इस पॉइंट का नाम हम कुछ और M रख लेते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स P 0,2 के साथ हैं और ये ओरिजिन बन रहा है 0,0। इन कॉर्नर पॉइंट्स में से 3 कॉर्नर पॉइंट्स की तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। ये ओरिजिन 0, 0 है, ये पॉइंट B 3,0 है और ये पॉइंट P 0,2 है। इसको हमने M कहा। स्टूडेंट्स,
ये कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने के लिए इन दोनों लाइंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू भी आ जाएगी। तो फाइनली सारे कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने के बाद हम फर्दर ये देख सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या करेगी। हम अगली डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट। स्टूडेंट्स, आमतौर पर जब हम डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं तो उससे इनक्वालिटीज जनरेट होती हैं। अगर x नंबर ऑफ चेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और फर्ज करें एक रूम में मैक्सिमम 50 चेयर्स आ सकती हैं तो इनक्वालिटी जनरेट हो गई, x लेस देन इक्वल टू 50। इसी तरह से हम डेली लाइफ की प्रॉब्लम से जब कोई इनक्वालिटीज बनाते हैं तो उनको हम प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। और प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स में जो वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं वो नॉन नेगेटिव होते हैं। जैसे नंबर ऑफ चेयर्स नेगेटिव नहीं हो सकती तो इनको हम डिसीजन वेरिएबल्स भी कहते हैं और नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स भी कहते हैं। बहरहाल अब इस पूरे सिस्टम ऑफ लीनियर इनक्वालिटी में ये रही प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स और ये जो वेरिएबल्स हैं ये नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स हैं, यानी कि इनको हम प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स भी कहते हैं और इनको डिसीजन वेरिएबल्स भी कहते हैं। और अब हमने ये जो सवाल सॉल्व किया है इसमें स्टूडेंट्स हमने ये फिजिबल रीजन फाइंड किया है इस गिवन सिस्टम ऑफ इनक्वालिटीज के लिए, जिसमें आपको रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि आपने पहले क्वाड्रेंट में इसको सॉल्व करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। हम जब इसको ग्राफिकली सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद हमें एक फंक्शन दिया जाता है x और y का। ये जो x और y का फंक्शन गिवन होता है किसी भी फॉर्म में, अब हमें इसका इस्तेमाल करते हुए इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना होता है। मतलब करना ये होता है कि हमारे फिजिबल रीजन में जो इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स अकर करते हैं उन तमाम पॉइंट्स को यहाँ पुट किया जाए और देखा जाए कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आती है। अब ये बहुत मुश्किल काम होगा कि इन तमाम पॉइंट्स को जो कि इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स हैं पुट करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड की जाए। यहाँ पर थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग हमें हेल्प करता है। थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग के मुताबिक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स पे अकर करती है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने 4 कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड किए होंगे ये चारों पॉइंट्स हम यहाँ पुट करेंगे। जो हमारे 4 पॉसिबल आंसर्स आएंगे उन्हीं को देखकर हम बताएंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आती है। स्टूडेंट्स, ये जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आती है इसे जो हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं उसको ऑप्टिमल सोल्यूशन कहते हैं। मसलन जब हमारे पास यहाँ से कोई पेयर आएगा x और y का जो इसको सेटिस्फाई करता है तो वो पेयर मिलकर जो सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा उसको हम ऑप्टिमल सोल्यूशन कहेंगे। तो स्टूडेंट इसका लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कन्वेक्स रीजन। जब हम ये सारी वर्किंग कर चुके हैं और जो हमने शेडेड रीजन बनाया है ये चेक करने के लिए कन्वेक्स रीजन है कि नहीं, हम ये देखते हैं कि इस रीजन के अंदर हम कोई से भी 2 पॉइंट्स लें, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी थ्रू आउट वो लाइन जो है वो इस रीजन के विद इन लाई करनी चाहिए। अगर इस लाइन का कुछ हिस्सा इस रीजन से बाहर चला जाए तो हम कहते हैं कन्वेक्स रीजन नहीं है। इसके एक काउंटर एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो रीजन मैंने आपके सामने बनाया है इसमें हमें 2 ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं जिनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो लाइन का हिस्सा इससे बाहर जा रहा है। इसका मतलब है कि ये रीजन कन्वेक्स रीजन नहीं है। स्टूडेंट्स, जब भी हम लीनियर प्रोग्रामिंग परफॉर्म करते हैं, लाइन्स ड्रॉ करते हैं और उसके बाद इनका शेडेड रीजन फाइंड करते हैं तो ये रीजन कन्वेक्स रीजन ही बनते हैं। अब हम अगले बोर्ड की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन्स क्या होते हैं और इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज पे क्या कंडीशंस होती हैं। जी स्टूडेंट्स, नोट 1, बाउंडेड रीजन हैज बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। जो रीजन बाउंडेड होगा उसकी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज अकर करेंगी। याद रखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बाउंडेड रीजन को विद इन द सर्कल हम कंटेन कर सकते हैं और अनबाउंडेड रीजन को हम एक सर्कल के अंदर कंटेन नहीं कर सकते। तो बाउंडेड रीजन में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट होंगी। दूसरे नंबर पे कहा जा रहा है कि जो अनबाउंडेड रीजन है हैज ओनली आइदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो जिस तरह से आप जब शेडिंग करते हैं और फर्ज करें कि ये अनबाउंडेड रीजन है, इसका शेडेड एरिया सारा आ रहा है जो इस लाइन के अबव है, तो इसमें मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है इन कॉर्नर पॉइंट्स पर, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एक सिंपल सी एग्जांपल में मैं इंटरवल की शक्ल में आपको बताता हूं कि ये देखिए कि ये क्लोज्ड इंटरवल है फ्रॉम 1 और इस इंटरवल की मिनिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन क्योंकि ये अनबाउंडेड है इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। थर्ड पॉइंट, एम्प्टी रीजन हैज नीदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम। ये बड़ा ऑब्वियस सा पॉइंट है कि जो रीजन एम्प्टी है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज ही एग्जिस्ट नहीं करेंगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में 2 पैरेलल लाइंस जनरेट करते हैं, ये लाइन जो है ये इसके अबव सारा रीजन शेड करती है और ये लाइन इसके बिलो शेड करती है, तो कंबाइंड शेडिंग तो कोई ना हुई। इस सूरत में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। और चौथा पॉइंट,
If optimal solution occur at more than one corner point, then it is called multiple optimal solution. ऐसा पॉसिबल है जब आप लीनियर इक्वालिटी को सॉल्व करें तो आपका आंसर इस फॉर्म में आ जाए. इस फॉर्म में आप देखिए कि थ्रू आउट इस लाइन पर सारी वैल्यूज मैक्सिमम है, यानी कि ये सारे इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये यही केस है जिस पर बात की जा रही है, इसको हम मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं. लास्ट में एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जिसमें हमें एक फंक्शन गिवन है और दिस फंक्शन इज सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट -x लेस देन इक्वल टू 5, x लेस देन इक्वल टू 2, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2. अब हमसे कहा जा रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू इनमें से क्या होगी. मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि लीनियर इनक्वालिटीज इन वन वेरिएबल है, इसको हम ड्रॉ करते हैं. इसको ड्रॉ करने के लिए ये पहली इनक्वालिटी को आप सिंप्लीफाई कीजिए, ये बनेगी x ग्रेटर देन इक्वल टू -5. x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 में स्टूडेंट्स जब सिर्फ वेरिएबल x आ रहा है, वेरिएबल y नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये वर्टिकल लाइन की इक्वेशन है. इसको हमने ड्रॉ ऐसे करना है कि y एक्सिस और x एक्सिस में x -5 कहाँ होता है, 1 2 3 4 5, ये -5 है और यहाँ आप वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे. अब x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 का मतलब है कि इस लाइन के राइट साइड वाला हिस्सा, राइट हाफ प्लेन हमने शेड करना है. अगली लाइन देखिए x लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि इसमें भी सिर्फ वेरिएबल x आ रहा है, ये भी वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होगी. ये लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है, जहाँ x2 होगा, 1 और 2, यहाँ ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन जो है रिप्रेजेंट कर रही है x इक्वल टू 2 की बाउंड्री लाइन को. अब लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब है कि ये इसके लेफ्ट साइड पर, यानी कि लेफ्ट हाफ प्लेन इसका शेडेड प्लेन होगा. अब ये तीसरी इनक्वालिटी देखें, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि इसमें सिर्फ वेरिएबल y आ रहा है, इसका मतलब है ये हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होगी. और ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ बनेगी, जहाँ y 2 यूनिट्स होता है, तो 1 और 2 यूनिट्स पे जाके ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे. इन तीनों रिस्ट्रिक्शंस को सेटिस्फाई करने वाला एरिया स्टूडेंट्स, ये एरिया बन रहा है. और इस एरिया में आप देखें, मैं सेपरेटली दिखाता हूँ आपको कि ये एरिया बन रहा है, ये दो पॉइंट्स इसके कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे. एक ये वाला पॉइंट जिसमें आपने x -5 और हाइट 2 कवर की थी, -5, 2, और दूसरा ये वाला पॉइंट जिसमें 2 और 2 का डिस्टेंस आपने कवर किया, मतलब 2, 2. जब हमें दोनों कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए, इन दोनों पॉइंट्स को हम गिवन फंक्शन में पुट करेंगे और चेक करेंगे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आती है. स्टूडेंट्स, ग्राफ बनाए बगैर आप ये कॉर्नर पॉइंट्स इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि देखिए यहाँ से x की वैल्यू -5 आती है, ये इस y के साथ मिलकर -5, 2 पॉइंट बनाएगी. यहाँ से x की वैल्यू 2 आती है जो इसके साथ मिलकर दूसरा कॉर्नर पॉइंट 2, 2 बनाएगी. इन दोनों पॉइंट्स को पुट करके आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो भी रिक्वायर की जाए वो फाइंड कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.